हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे फिफ्थ स्टैंडर्ड ईवीएस 2 लेसन नंबर 8 बिगिनिंग ऑफ सेटल लाइफ। प्रीवियस लेसन में हमने देख लिया था कि होमोसेपियन जो थे अपने विलेज सेटलमेंट करने लगे थे, विलेज में रहने लगे थे। तो इस लेसन में हमें देखना है कि उनकी सेटल लाइफ किस तरीके की थी। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट पॉइंट दिख रहा है कि बिगिनिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड एग्रीकल्चर। तो किस तरीके से वो एनिमल को पालने लगे थे और एग्रीकल्चर उन्होंने कैसे स्टार्ट किया था। उसके बाद है सेकेंड स्पेशल स्किल्स एंड वेरियस ऑक्यूपेशन। तो ये सारी एक्टिविटी करने के लिए, मतलब जैसे कि डोमेस्टिकेशन एनिमल्स है या फिर एग्रीकल्चर में उनकी जो एक्टिविटी थी उसके लिए जो ज़रूरी स्पेशल स्किल्स थे उनको उन्होंने कैसे डेवलप किया और फिर कौन से ऑक्यूपेशन और उन्होंने स्टार्ट किया, ये हमें देखना है। कम्युनिटी लाइफ बेस्ड ऑन अ म्यूचुअल कोऑपरेशन। तो उनके कम्युनिटी लाइफ कैसी थी, एक दूसरे के साथ जो म्यूचुअल कोऑपरेशन होना ज़रूरी होता है वो किस तरीके का था, ये हमें देखना है। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ हाउसेस। उनके हाउसेज जो उन्होंने बनाए थे उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का था। विलेज सेटलमेंट एंड किनशिप एंड अ फैमिली, ये भी हमें देखना है। तो चलिए देखते हैं हम फर्स्ट पॉइंट, दैट इज़ बिगिनिंग ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स एंड एग्रीकल्चर। तो उन्होंने डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स को पालना किस तरीके से स्टार्ट किया, ये हम देखेंगे। डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक द डॉग, गोट, शीप, कैटल, बफेलो एक्सेट्रा। तो कौन से एनिमल्स को उन्होंने स्टार्टिंग में डोमेस्टिकेट पालना शुरू किया था। डॉग है, गोट है, शीप है, कैटल है, बफेलो, ये सारे एग्जाम्पल हमें दिए। आर यूज़फुल टू मैन इन मैनी वेज। तो ये सारे क्या थे, उनको यूज़फुल थे क्योंकि इनको क्या मिल रहा था, गोट है या फिर शीप है, कैटल, बफेलो, इनसे मिल्क मिल रहा था। और डॉग क्या है, उनकी रखवाली कर सकता था, इसके कारण उन्होंने क्या किया था, ये सारे एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट किया था। देयर आर 3 मेन टाइप्स। तो यहाँ पे हमें कुछ स्टेप्स देखने हैं। देयर आर 3 मेन स्टेप्स इन द डोमेस्टिकेशन ऑफ स्पीसीज ऑफ एनी एनिमल। तो किसी भी टाइप का, किसी भी स्पीसीज का जो एनिमल है उसको डोमेस्टिकेट करने के लिए कुछ स्टेप्स को वो फॉलो करते थे, वो हमें देखना है। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए हमें एनिमल्स दिख रहे हैं। मॉडर्न बुल, तो ये जो आज हम देख सकते हैं बुल, ये है मॉडर्न बुल। और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द एंसेस्टर ऑफ द मॉडर्न बुल। तो मॉडर्न बुल का जो एंसेस्टर, पूर्वज जो थे बुल, वाइल्ड बुल, तो ये इस तरीके से दिखते थे, लेकिन इनमें इवोल्यूशन होने के कारण अभी ये कैसे दिखते हैं, इस तरीके के मॉडर्न बुल दिखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि 3 जो स्टेप्स थे एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करने के, कौन से। तो फर्स्ट है यहाँ पे कैप्चर ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स। तो फर्स्ट हमें क्या देखना है, कैप्चर ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स। सबसे पहले स्टेप कौन सा था उनका, कि वाइल्ड एनिमल्स को क्या करते थे, कैप्चर मीन्स क्या, पकड़ते थे। उसके बाद क्या है, टैमिंग द कैप्चर्ड एनिमल्स, दैट इज ट्रेनिंग देम टू लिव विथ ह्यूमंस। तो सेकेंड स्टेप क्या था, टाइमिंग मीन्स क्या, कंट्रोल द कैप्चर एनिमल्स। जो उन्होंने पकड़ के लाए थे वाइल्ड एनिमल्स को, उनको कंट्रोल किस तरीके से करना है, उनको ह्यूमंस के साथ रहने की आदत किस तरीके से लगनी चाहिए, ये सब करना उन्होंने स्टार्ट किया था सेकेंड स्टेप में। फिर हमें देखना है कि थर्ड स्टेप कौन सा था उनका, ऑब्टेनिंग यूजफुल मटेरियल लाइक मिल्क एक्सेट्रा। तो क्या करते थे, पहले तो उनको डोमेस्टिकेट करते थे, पालते थे, और फिर उनसे जो मिल्क मिलता था उसको यूज़ करते थे फ्रॉम देम, एंड ट्रेनिंग देम टू वर्क फॉर ह्यूमंस एज अ बीस्ट ऑफ अ बर्डन। और दूसरा क्या काम करते थे, उनको ट्रेनिंग देते थे, जैसे कि डोंकी है तो डोंकी के ऊपर क्या करते थे, बीस्ट ऑफ बर्डन मीन्स लोड ऑफ बर्डन, जो भी भारी चीज़ें थी उनके ऊपर क्या करते थे, रखते थे। एक जगह से दूसरी जगह पे अगर जाना है तो डोंकी के ऊपर क्या करते थे, बर्डन रखे या फिर लोड होता था वो देते थे। तो यहाँ पे उनको क्या कर रहे थे, डोमेस्टिकेट एनिमल्स का उनको यूज़ हो रहा था मिल्क के लिए, या फिर उनके जो लोड्स थे, बर्डन थे, भारी चीज़ें थे, उसको उठाने के लिए, या फिर एक जगह से दूसरी जगह पे लेने के लिए उनको यूज़ हो रहे थे सारे एनिमल्स। When the third step is achieved, the animal is supposed to be completely domesticated. अगर ये तीनों के तीनों स्टेप अगर फॉलो करते थे और कंप्लीट हो जाते थे, इसका मीनिंग क्या होता था कि हाँ वो एनिमल को डोमेस्टिकेट किया है। डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स एंड कीपिंग देम फॉर और ओन यूज़ इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री किसे कहा जाता है, कि एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना, उनको अपने साथ रखना, और फिर उनसे जो चीज़ें मिलती है उनको यूटिलाइज करना, इसी को बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। In the sixth lesson we have seen that the dog was domesticated in the middle stone age. तो हमने जैसे देखा था सिक्स लेसन में भी कि मिडल स्टोन एज में जो लोग थे, जो मैन थे पहले, तो क्या करते थे, डॉग को डोमेस्टिकेट करते थे। द डॉग इज़ द फर्स्ट एनिमल टू हैव बीन डोमेस्टिकेटेड। तो फर्स्ट एनिमल कौन सा था जिसको ह्यूमन बींग्स ने डोमेस्टिकेट किया था, डॉग। डॉग्स वेयर यूज टू हेल्प विथ हंटिंग। तो जो डॉग्स थे उनका हेल्प किस तरीके के करते थे, वो हंटिंग के लिए। द गोट एंड शीप वेयर डोमेस्टिकेटेड नेक्स्ट। तो पहले तो डॉग को डोमेस्टिकेट करते थे, उसके बाद उन्होंने किसको किया, गोट एंड अ शीप। तो नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे कि एग्रीकल्चर
खेती किस तरीके की करते थे। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इज अवेलेबल टू शो दैट एग्रीकल्चरल फर्स्ट बिगेन अबाउट 11,000 ईयर्स एगो इन इसराइल एंड इराक। तो इसराइल में और इराक में 11,000 ईयर्स एगो कुछ एविडेंस मिले जिसके कारण हमें ये पता चलता है कि उस टाइम के लोग एग्रीकल्चर मतलब खेती करते थे। वुमेन आर क्रेडिटेड टू हैव स्टार्टेड कल्टिवेशन। तो यहाँ पे जो क्रेडिट मिलता है एग्रीकल्चर का ये किसको जाता है, वुमेन को। देन नेक्स्ट पेज पे देखेंगे हम, दे माइट हैव यूज पॉइंटेड स्टिक्स टू सो सीड्स। तो जहाँ पे सो सीड्स मतलब पता है सीड्स लगाए जाते हैं, तो ये काम करते थे किसके सहारे, वो पॉइंटेड स्टिक्स होती थी उनको यूज़ करते थे सीड्स को लगाने के लिए। तो यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रहा है ये पॉइंटेड स्टिक एंड परफॉर्मेटेड स्टोन यूज फॉर सोविंग। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, एक पॉइंटेड स्टिक दिख रही है और परफोरेटेड स्टोन मतलब एक ऐसा स्टोन लगा है सर्कुलर जिसमें एक होल है और यहाँ से फिर क्या करते थे सीड्स को डालते थे और फिर सोइंग। यहाँ पे दिख रहा है वुमन यूजिंग पॉइंटेड स्टिक टू सो सीड्स। तो यहाँ पे हमें पिक्चर भी दिख रहा है कि उसी स्टिक के सहारे वो क्या कर रहे हैं, सीड्स को ज़मीन में लगा रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे वुमेन इन सम ट्राइब्स स्टिल सो सीड बाय दिस मेथड। तो आज के भी कुछ जो वुमेन हैं, ट्राइब्स मतलब कि आदिवासी कुछ ऐसी वुमेन हैं जो आज भी इसी स्टिक से क्या करते हैं, सीड्स लगाने का काम करते हैं। यही मेथड आज भी यूज़ की जाती है कई जगह पे। इन ऑर्डर टू हेल्प डिग डीपर इनटू द सॉइल द स्टिक वाज वेटेड यूजिंग अ परफोरेटेड स्टोन। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, स्टिक से डिग किया जाता है मतलब ज़मीन को खोदा जाता है, फिर वो स्टोन जो सर्कुलर फॉर्म में लगा है उससे क्या किया जाता है, सीड्स को डाला जाता है ज़मीन के अंदर। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है प्लग पुल्ड बाय बुलक्स इजिप्ट। ये कहाँ का पिक्चर दिया है हमें, इजिप्ट का दिया है, जिसमें बुलक्स क्या कर रहे हैं, प्लग जो औजार होते हैं, जो टूल्स होते हैं खेती के लिए यूज़ किया जाता है, वो हमें यहाँ पे दिख रहा है। देन हम नेक्स्ट देखेंगे, इन द प्रीवियस लेसन वी हैव लर्न दैट पीपल हैड टू स्टे इन वन प्लेस बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ अ एग्रीकल्चरल वर्क। तो हमें प्रीवियस लेसन में पता है कि लोग क्या करने लगे थे, अभी एग्रीकल्चर एक्टिविटी उनको आने लगी थी, काम आने लगा था, तो एक ही जगह पे रह के खेती करने लगे थे। एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज कंसिडरेबल आफ्टर द प्लग पुल्ड बाय द एनिमल्स। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो चुका था, जो भी वो ग्रेन्स लगाते थे इसमें काफ़ी सारी इंक्रीजिंग ऑर्डर दिख रही थी हमें, या फिर वो क्या कर रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेन प्रोड्यूस कर पा रहे थे, किसके कारण, प्लग उन्होंने क्या किया था यहाँ पे फाइंड आउट किया था। तो प्लग पुल्ड बाय एनिमल्स केम इनटू यूज़। तो यहाँ पे उन्हें ये समझ में आ गया था कि हम एनिमल्स को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं प्लग्स को खींचने के लिए। एग्रीकल्चरल बिकम द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। तो यहाँ पे जीने के लिए या फिर खाना खाने के लिए उनका जो मेन सोर्स था ये क्या बन चुका था यहाँ पे, एग्रीकल्चर। नाउ पीपल बिगैन टू वर्शिप नेचर एंड वेरियस डेटीज़ फॉर गुड क्रॉप्स। तो यहाँ पे लोग क्या करने लगे थे, अभी गॉड्स को मानने लगे थे, वर्शिप मतलब प्रेयर करने लगे थे, और डेटीज़ फॉर गुड क्रॉप्स मतलब एग्रीकल्चर में या फार्म में अच्छे ग्रेन आने के लिए वो गॉडेस की प्रेयर करने लगे थे। इसेंशियल थिंग लाइक शेयरिंग ऑफ एग्रीकल्चरल टास्क एंड वाटर रिसोर्सेज एंड द सिक्योरिटी ऑफ द विलेज सेटलमेंट गेन इम्पोर्टेंस। तो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें को इम्पोर्टेंस देने लगे थे लोग, शेयरिंग के लिए, जो भी चीज़ें एक दूसरे को शेयरिंग करनी चाहिए एग्रीकल्चरल टास्क में वो शेयर करने लगे थे, वाटर रिसोर्सेज थे एक दूसरे के साथ शेयर करने लगे थे, और विलेज सेटलमेंट जो है उसकी सिक्योरिटी के लिए क्या देने लगे थे, इंपॉर्टेंस देने लगे थे। people in the village settlements establish some rules and a custom to manage these things। तो विलेज सेटलमेंट में रहने के लिए उन्होंने क्या किए थे, कई रूल्स एंड कस्टम्स को इस्टेब्लिश किया था और उनको फॉलो करने के लिए कहा जाता था सब लोगों को, और मैनेज दिस थिंग्स, इन सारी चीज़ों को मैनेज करने लगे थे। दस अ सोशल सिस्टम बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो इसी टाइम से क्या हुआ, सोशल सिस्टम फॉर्म होने लगी, एग्रीकल्चर जो थिंग थी वो क्या होने लगी थी, बढ़ने लगी थी। सेकेंड हम देखेंगे यहाँ पे स्पेशल स्किल्स एंड अ वेरियस ऑक्यूपेशन। तो उन्होंने अपने जो स्किल्स थे, स्पेशल स्किल्स को कैसे डेवलप किया, या फिर उनके कौन कौन से अलग ऑक्यूपेशंस थे, ये हमें देखना है यहाँ पे। इन द टाइम्स बिफोर एग्रीकल्चर पीपल ऑब्टेन फूड सच अ मीट, फ्रूट्स एंड अ रूट बाय हंटिंग एंड अ गैदरिंग। जैसे हमने पहले देखा कि लोग फूड किस तरीके का लेते थे, मीट खाते थे, जैसे कि एनिमल्स को हंट करके शिकार करके उनको खाते थे। उसके बाद ट्रीज उनको जंगल में से जो फ्रूट्स मिलते थे, रूट्स मिलते थे, उनको क्या करते थे, गैदर कलेक्ट करते थे एक जगह पे और फिर खाते थे। बट कुड नॉट स्टोर ईट फॉर अ लॉन्ग टाइम। बट इनको ज़्यादा देर तक नहीं जमा कर पाते थे क्योंकि ये ख़राब हो जाएगा।
Therefore, all the men and women in the community were continuously engaged in getting food. इसके लिए उनकी जो कम्युनिटी के लोग थे सारे के सारे एंगेज रहते थे, बिजी रहते थे हमेशा फूड पाने के लिए. इन द एग्रीकल्चरल सिस्टम इट बिकेम पॉसिबल टू स्टोर फूड ग्रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो एग्रीकल्चरल सिस्टम के कारण उन्हें ये पता चला था कि हम काफ़ी सारा फूड क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं और फूड ग्रेन्स को काफ़ी समय तक, लॉन्ग पीरियड तक हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं. देर वॉज सम फूड अवेलेबल दैन वॉज नीडेड बाय द कम्युनिटी. तो जो भी कम्युनिटी थी, जितने सारे पीपल वहाँ पे थे, उनके लिए काफ़ी सारा खाना बच सकता था और मिल पाता था उनको एग्रीकल्चर के कारण. सम वुमेन एंड अ मैन दस बिगेन टू गेट स्पेयर टाइम फॉर एक्सपेरिमेंटेशन. तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि उनको खाने के लिए अगर खाना जो इजीली अवेलेबल हो रहा था उनका, तो जो टाइम उनका मिल रहा था उन्हें, तो उसमें कुछ जो मेन वुमेन थे क्या करते थे, एक्सपेरिमेंटेशन करते थे फॉर यूजिंग देयर नेचुरल क्रिएटिविटी टू डेवलप स्पेशल स्किल. तो जो नेचुरली उनकी जो क्रिएटिविटी थी वो या फिर स्पेशल स्किल्स थे उनको क्या करने लगे थे, खाली टाइम में डेवलप करने लगे थे. तो यहाँ पे हमें पिक्चर दिख रहा है अ वुमन पॉटर विथ हैंडमेड पॉट्स. तो यहाँ पे वुमन दिख रही है, आपको पिक्चर दिख रहा है. इसने क्या किया है देखो कि पॉट्स, जो अर्थन पॉट्स होते हैं, मिट्टी से बने हुए बर्तन बनाए थे. ये पिक्चर हमें यहाँ पे दिख रहा है. मेंबर्स विथ सच स्पेशल स्किल्स वे आर गिवन वर्क बेस्ड ऑन दो स्किल. तो जिसको जो काम अच्छे से आता था, जो स्पेशल स्किल्स उसमें थे, उसी टाइप के काम वो करने लगे थे. 10 एरोस क्राफ्ट्स लाइक मेकिंग अर्थन पॉट्स, बीड्स एक्सेट्रा. तो क्या क्या करने लगे थे वो, अर्थन पॉट्स बनाना स्टार्ट किया था उन्होंने, बीड्स बनाना स्टार्ट किया था. इट इज़ बिलीव दैट इन द न्यू स्टोन एज वुमेन मेड अर्थन पॉट्स एंड अदर अर्थन ऑब्जेक्ट्स बाय हैंड. तो हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे न्यू स्टोन एज में जो वुमेन थी क्या करने लगी थी, मिट्टी से बने हुए बर्तन या फिर बीड्स क्या करने लगे थे, अपने हाथों से बनाने लगे थे. नेक्स्ट हम देखेंगे कम्युनिटी लाइफ बेस्ड ऑन अ म्यूचुअल कोऑपरेशन. तो इनकी जो कम्युनिटी थी, इनमें किस तरीके का म्यूचुअल कोऑपरेशन था या नहीं था, कैसे था, ये हमें देखना है. द फार्मर्स इन द विलेज सेटलमेंट वेयर नाउ प्रोड्यूसिंग सरप्लस फूड. तो यहाँ पे क्या करने लगे थे कि अलग अलग टाइप का जो फूड है, सरप्लस फूड मतलब क्या, क्वांटिटी में, ज़्यादा अमाउंट, ज़्यादा क्वांटिटी में फूड बनाने लगे थे. दे नीडेड स्किल क्राफ्ट्समैन फॉर टास्क लाइक मेकिंग एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स एंड रिपेयरिंग देम. तो यहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारे औजार है या फिर टूल्स से बनाने स्टार्ट किए थे, इम्प्लीमेंट्स. तो इनकी अगर नीड ज़्यादा थी तो ज़्यादा से ज़्यादा उनको ये चाहिए थे इम्प्लीमेंट्स. तो इसके लिए उन्होंने क्राफ्ट्समैन जो थे, जिनको अच्छे से इम्प्लीमेंट्स बनाना आता था, वो लोग बनाने लगे थे. या फिर रिपेयरिंग देम, उनको अगर रिपेयर करना है तो एक किसी पर्टिकुलर इंसान को, जिसे क्राफ्ट्समैन बोलते हैं, तो ऐसे लोगों को ये काम देने लगे थे. सच ए क्राफ्ट्समैन वेयर पेड इन द फॉर्म ऑफ फूड ग्रेन्स और अदर आर्टिकल्स. तो जो क्राफ्ट्समैन थे ये अगर इम्प्लीमेंट्स बना के देते थे उसके बदले में क्या करना पड़ता था, उनको पेड करना पड़ता था. तो किस तरीके के, जैसे कि हम आज कुछ खरीदते हैं तो उसके बदले में पैसे देते थे. उस टाइम पैसे नहीं थे, इसके लिए क्या देते थे, फूड ग्रेन्स और अदर जो आर्टिकल्स, जैसे कि अर्थन पॉट है, बीड्स है, ऐसा कुछ सामान उसको ज़रूरी है क्राफ्ट्समैन को, तो उसको देते थे और उसके बदले में इम्प्लीमेंट्स जो भी होते थे एग्रीकल्चरल लेते थे. द क्राफ्ट्समैन नीडेड टू ऑब्टेन देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस. द प्राइस ऑफ दिस रॉ मटेरियल वॉज ऑल्सो पेड इन द फॉर्म ऑफ फूड ग्रेन आर्टिकल्स एक्सेट्रा. जो क्राफ्ट्समैन थे उनके लिए जो सामान, रॉ मटेरियल जो ज़रूरी था, उसके लिए भी क्या करना पड़ता था, उनको पेड करना पड़ता था. तो किस तरीके का पेड करते थे वो, फूड ग्रेन्स और आर्टिकल्स देके. 10 नेक्स्ट पेज पे जाएंगे हम. दस द बार्टर सिस्टम ऑफ बाइंग एंड सेलिंग वॉज इस्टेब्लिश. तो बार्टर सिस्टम क्या है यहाँ पे, एक्सचेंज, मतलब एक दूसरे के साथ हम जो एक्सचेंज करते हैं. जैसे कि आज के हमारा सिस्टम क्या है, बाइंग एंड सेलिंग. हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को खरीदते तो उसके बदले में पैसे देते थे. उस टाइम में क्या, कौन सी सिस्टम थी, बार्टर सिस्टम, एक्सचेंजिंग जिसे कहते हैं हम. बाइंग एंड सेलिंग वॉज इस्टेब्लिश. द बार्टर सिस्टम ऑल्सो बिगेन टू बी यूज व्हेन देयर वॉज अ नीड टू ऑब्टेन रॉ मटेरियल्स. अगर रॉ मटेरियल किसी से हमें लेना है, किसी से अगर वो लकड़ी लेते थे तो उसके बदले में क्या देना पड़ता था, फूड ग्रेन्स या फिर जो भी मटेरियल्स उनके पास होता था. फिनिश ऑब्जेक्ट्स अदर आर्टिकल्स ऑफ डेली यूज़. तो उनके पास जो ऑब्जेक्ट्स होते थे या फिर डेली यूज़ के आर्टिकल्स होते थे, उनको एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते थे. फ्रॉम अदर प्लेसेस, जैसे कि दूसरे प्लेस से एक प्लेस पे अगर जो चीज़ अच्छी मिल रही है तो उसके बदले में दूसरी चीज़ एक दूसरे को क्या करते थे, वो एक्सचेंज करते थे. सॉल्ट इज़ एन एसेंशियल आइटम. मोस्ट ऑफ द विलेज सेटलमेंट नीडेड टू ऑब्टेन इट फ्रॉम फार अवे प्लेसेस. तो बहुत सारे हमें पता है कि सॉल्ट क्या है, हमारे फूड में एसेंशियल चीज़ है. तो जो विलेज सेटलमेंट थे उनको हर एक को पास में ही नहीं मिलता था. कुछ सारे जो विलेज सेटलमेंट थे उनको सॉल्ट मिलने के लिए काफ़ी दूर तक जाना पड़ता था. सो सॉल्ट ट्रेडर्स ऑल्सो ट्रेड्स
आर्टिकल्स दे रिसीव इन एक्सचेंज ऑफ सॉल्ट। तो यहाँ पे सॉल्ट ट्रेडर्स जो थे, मतलब सॉल्ट बेचने वाले जो थे, ये क्या करने लगे थे, सॉल्ट का व्यापार जो करते थे, एक दूसरे के साथ क्या एक्सचेंज करते थे, सॉल्ट के बदले में कुछ आर्टिकल्स लेते थे। द सॉल्ट ट्रेड हेल्प द एक्सपांशन ऑफ ट्रेड इन द न्यू स्टोन एज। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक दूसरे के साथ चीज़ें क्या करने लगे थे, एक्सचेंज करने लगे थे। तो यहाँ पे एक व्यापार फॉर्म होने लगा था, व्यापार करने लगे थे न्यू स्टोन एज में। द विलेज कम्युनिटी मेड रूल्स फॉर म्यूचुअल कोऑपरेशन इन ऑर्डर टू कीप दिस सिस्टम। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो विलेज कम्युनिटी थी उन्होंने अपने रूल्स और कस्टम्स को फाइंड आउट किया था एक अच्छी कोऑपरेशन के लिए। हमें पता है कि जहाँ पे रूल्स एंड कोऑपरेशन अच्छे तरीके से हो तो काम अच्छे से हो पाता है। तो उस टाइम भी लोगों ने इससे रूल्स फाइंड आउट किए थे और अच्छा कोऑपरेशन उनमें दिख रहा था। सिस्टम ऑफ ट्रेड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज रनिंग स्मूथली। तो जो भी उनका व्यापार चल रहा है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी चीज़ का, रिसोर्सेज से जो भी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, ये कैसे चले, स्मूथली, मतलब अच्छी तरीके से उनका काम हो पाए, इसके लिए उन्होंने कुछ रूल्स किए थे या फिर कस्टम्स को यहाँ पे क्या किया था, इस्टेब्लिश किया था। और इसी कारण उनके व्यापार में हमें कोऑपरेशन दिख रहा था। People responsible for the implementation of these rules became the chiefs of village settlement। So जो लोग थे, जो रिस्पॉन्सिबल थे, तो ये क्या करते थे, ऐसे रूल्स को इम्प्लीमेंट करते थे, सब लोगों को फॉलो करने के लिए बोलते थे। तो ऐसे जो हेड होते थे, जो पर्सन होते थे, उनको चीफ बनाया जाता था विलेज सेटलमेंट में। द चीफ्स वेर आल्सो इंटरेस्टेड विद द प्रोटेक्शन ऑफ द विलेज। तो जो चीफ होते थे, जो मेन होते थे विलेज सेटलमेंट के, उस विलेज के, तो क्या करते थे, अपने विलेज को प्रोटेक्ट करने का काम करते थे। दिस इज़ हाउ द विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम केम इनटू बीइंग। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि अगर किसी हेड को चुना जाता है, कोई रूल एंड रेगुलेशन फॉर्म कर रहा है, तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यहाँ पे फॉर्म होना स्टार्ट हो चुका था। एविडेंस ऑफ प्रोटेक्टिव वॉल्स एंड मोट्स अराउंड द विलेज सेटलमेंट ऑफ द न्यू स्टोन एज हैज़ बीन फाउंड इन एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पे हमें क्या मिले हैं, एविडेंस मिले हैं न्यू स्टोन एज के, कि उनके विलेज के अराउंड क्या प्रोटेक्टिव वॉल्स बनाते थे वो लोग, किसके कारण, कि उनका जो विलेज है उसका प्रोटेक्शन हो सके। These walls were built to protect the village settlement। तो यहाँ पे देखिए हमें पहले क्या दिखा है कि न्यू स्टोन एज हैज़ बीन फाउंड इन एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन का मीनिंग क्या होता है कि ज़मीन की खुदाई करके हमें जो पुरानी चीज़ें मिलती है तो उसे एग्जीक्यूशन कहा जाता है। तो इसमें हमें क्या मिला था न्यू स्टोन एज में, कि वो लोग क्या करते थे, अपने विलेज के अराउंड स्ट्रॉन्ग ऐसी वॉल्स बनाते थे। दिस वॉल्स वेयर बिल्ड टू प्रोटेक्ट द विलेज सेटलमेंट। ऑब्वियसली ये क्या काम करती थी वॉल्स का, कि वॉल से उनके विलेज का प्रोटेक्शन होता था फ्रॉम फ्लड्स, वाइल्ड एनिमल्स एंड आउटसाइडर हु स्टोल द विलेज कैटल। तो किसके कारण के बाकी के जो वाइल्ड एनिमल्स है उनमें उनसे उनका प्रोटेक्शन होता था। फ्लड्स जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर है तो उसके कारण भी प्रोटेक्शन हो पाता था। और आउटसाइडर स्टोल द विलेज कैटल को जो नुकसान हो सकता था तो उससे भी उनका क्या प्रोटेक्शन हो पाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ हाउसेस, तो हमें इसमें देखना है कि उस टाइप के हाउसेज जो थे उनका स्ट्रक्चर किस तरीके का था। द हाउसेस एट द बिगिनिंग ऑफ द न्यू स्टोन एज वेयर मेड ऑफ वाइटल एंड अ डॉब। तो किससे बने हुए थे ये, वाइटल एंड अ डॉब। द वॉल्स वेयर स्क्रीन वन फ्रॉम स्टिक्स और बाम्बूस। तो वॉल्स जो बनी हुई थी वो किससे बनी थी, स्टिक्स और बाम्बू से। प्लास्टर्ड विथ मड और काउडंग, तो किससे प्लास्टर किया जाता था, मड है, कीचड़ है, और काउडंग जो गोबर होता है, इससे क्या करते थे, प्लास्टर किया जाता था वॉल्स को। लेटर द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज सेटलमेंट ग्रू बिकॉज फूड वॉज अवेलेबल इन अ प्लेंटी। तो बाद में विलेज सेटलमेंट की जो पॉपुलेशन थी, जो संख्या थी, वो काफ़ी हद तक बढ़ने लगी थी, क्योंकि वहाँ पे उनको प्लेंटी ऑफ फूड, मतलब काफ़ी सारी अमाउंट में, क्वांटिटी में उनको फूड मिल रहा था। द विलेज सेटलमेंट बिकेम परमानेंट एंड एक्सपांडेड। तो पहले जो एक जगह से दूसरी जगह पे वो क्या करते थे, माइग्रेट होते थे, जाते थे, लेकिन यहाँ पे विलेज सेटलमेंट होने के बाद वो एक ही जगह पे परमानेंटली रुकने लगे थे। स्टिल लेटर पीपल बिगेन टू बिल्ड क्वाड्रेंगुलर हाउसेस ऑफ सन ड्राइड ब्रिक्स। तो यहाँ पे बाद में उन्होंने अपने हाउसेस बनाना स्टार्ट किया था। तो किस तरीके के हाउसेस है, देखो क्वाड्रेंगुलर हाउसेस रिकंस्ट्रक्शन दिया है यहाँ पे, किस तरीके से लकड़ी से यूज़ करके, स्टिक्स यूज़ करके उन्होंने अपना घर बनाया है। और न्यू स्टोन विलेज सेटलमेंट एंड मेहरगढ़ बलूचिस्तान। तो यहाँ पे बलूचिस्तान में मेहरगढ़ है, वहाँ पे जो एग्जीक्यूशन हुआ तो वहाँ पे इस टाइप के उनके हाउसेस का स्ट्रक्चर हमें मिला है। सम हाउसेस अपेयर टू हैव हैड मोर देन वन रूम। तो यहाँ पे कुछ हाउसेस ऐसे मिले हमें स्ट्रक्चर कि जिनमें एक ही रूम है, और काफ़ी ऐसे मिले जिनमें मोर देन वन रूम
भी होते थे, मतलब एक से ज़्यादा भी रूम होते थे। द हाउसेस वेयर बिल्ट वेरी क्लोज टू ईच अदर, ये हाउसेज जो उन्होंने बनाए थे ये काफ़ी क्लोज थे एक दूसरे से। रीजनल डिफरेंसेस आर सीन इन द स्टाइल, अगर रीजन चेंज है तो डिफरेंट रीजन में डिफरेंट टाइप के डिफरेंट स्टाइल के हाउसेस होते थे, डिपेंडिंग ऑन द लोकल क्लाइमेट। तो ऑब्वियसली जैसा क्लाइमेट वहाँ पे होता था उसी टाइप का वो क्या करते थे, घर बनाते थे। देन नेक्स्ट हम देखेंगे विलेज सेटलमेंट, काइंडशिप एंड अ फैमिली। तो इनमें विलेज सेटलमेंट में फैमिलीज कैसी थी ये हमें देखना है। इट अपीयर्स फ्रॉम द प्लांट्स ऑफ द हाउसेस एंड द विलेज सेटलमेंट दैट पीपल स्टेइंग देयर, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, जो हाउसेस उन्होंने बनाए थे ये किससे, जो रॉ मटेरियल किससे मिलता था, उनको प्लांट से मिलता था। एंड द विलेज सेटलमेंट दैट पीपल स्टेइंग देयर बिलोंग टू अ सिंगल क्लैन, तो ये क्या होते थे यहाँ पे फैमिलीज उन्होंने फॉर्म करना स्टार्ट किया था। इट मीन्स दैट दे वेयर ऑल रिलेटेड टू वन अनदर, तो ये क्या करते थे एक दूसरे के साथ, उनका सबका क्या होता रिलेशन था अच्छा। दस द एंटायर विलेज सेटलमेंट वॉज एन एक्सटेंडेड फैमिली, तो एक जैसे कि हम देखते हैं आज की एक फैमिली तो उनके ही फैमिली मेम्बर वहाँ पे रहते थे, तो उस टाइम ऐसा नहीं था। विलेज सेटलमेंट में एक घर की जो फैमिली होती थी उनका रिलेशन बाकी सब लोगों के साथ ही ऐसा ही रहता था। पीपल लिविंग इन वन हाउस वेयर क्लोज रिलेशन बट दे वेयर ऑल्सो मेम्बर्स ऑफ द एक्सटेंडेड विलेज फैमिली, तो एक ही फैमिली जो होती थी, एक घर में जो मेंबर्स होते थे उनका जो क्लोज रिलेशन होता था एक फैमिली के साथ, वही उनके बाकी फैमिली के साथ भी क्लोज रिलेशन होता था। अ डेड पर्सन वॉज ब्यूरिड आइदर इन द हाउस और इन द कोर्टयार्ड, तो ये लोग क्या करते थे, अगर कोई घर का जो पर्सन होता था डेड हो जाता था तो उसको ब्यूरिड मतलब दफनाया कहाँ पे जाता था, हाउस में या फिर हाउस के बाहर। परहैप्स द आइडिया वॉज दैट द पर्सन बॉन्ड विद द फैमिली शुड नॉट गेट कट ऑफ, तो इसके कारण क्या होता था कि उस पर्सन के साथ उनकी जो बॉन्डिंग होती थी वो कहीं कट नहीं हो पाती थी आफ्टर द डेथ अल्सो, मतलब डेथ के बाद भी उनकी जो बॉन्डिंग थी वो रह पाती थी। फैमिलीज वुड ऑल्सो ब्यूरी वेरियस आर्टिकल्स विद द डेड पर्सन फॉर देम टू यूज़ इवन आफ्टर डेथ, तो ये फैमिलीज़ के जो लोग होते थे वो क्या करते थे डेड पर्सन के साथ उनकी जो रोज़ की यूज़ करने वाली चीज़ें थी उनको भी क्या करते थे उनके साथ ही दफनाया जाता था ज़मीन के अंदर। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।